नमस्कार दोस्तों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साइको टेस्ट, फियर ऑफ फेल्योर, साथ ही डीएफसीसीआई एंड एनटीपीसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है। फियर ऑफ फेल्योर, असफलता का डर, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक और चीज़ मेंशन है, सक्सेस मंत्रा बाय सौरव गांगुली। जी हाँ, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है डीएफसीसीआई सीबेट का, उसके रिगार्डिंग जो लोगों के बीच एक डर है, छात्रों के बीच असफलता को लेकर, या उससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से ना चूक पाएँ। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में क्लास प्लस ऐप की तरफ से एडुप्रेन्योर समिट का आयोजन किया गया था, जहाँ पर कि हमारे जो मेंटोर हैं सौरभ गांगुली दादा ब्रांड एम्बेसडर, वह आए थे और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, सफलता असफलता के बीच की जो कड़ी होती है उसे लेकर के। और इसी चीज़ों को हम यहाँ पर साझा करेंगे और देखेंगे कि जो ये फियर और फेल्योर है उसको कैसे दूर किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम सौरभ गांगुली दादा के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर एडुप्रेन्योर समिट के बारे में, और सौरभ गांगुली उन्होंने अपना एक वाक्य जो है वो शेयर किया, बताया कि कैसे वो सौरभ गांगुली शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान के सब पूरे विश्व के सबसे तेज़ गेंदबाजों में से एक है, जो कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद को फेंकते हैं, और उसका सामना उन्होंने कैसे किया। और इस वाक्य को हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार चीज़ें सिमिलरली मैच करती हैं हमारे और आपके जीवन के सामने आने वाली अनेक तरह की जो परेशानियां होती है, समस्याएं आती हैं, उसको कैसे फेस किया जाए उसके बारे में। तो उसको एक बार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार सौरभ गांगुली ने अपने जीवन के वाकया को शेयर किया है हम सभी के साथ, और वो कहीं ना कहीं आपके डीएफसीसीआई सीबेट के एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आइए एक बार हम लोग इसे देखते हैं और उसके बाद आगे की रणनीति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे यह वीडियो आपके लिए साइको टेस्ट देने जाने वाले सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए एक बार इसे देखते हैं हम लोग। तो इसे ध्यानपूर्वक आप लोग अभी तुम इतने सुनिए। फास्ट बॉलर्स खेले हो, तुमने शोएब अख्तर खेली है, ब्रेट ली खेला है, एलन डोनाल्ड खेला है। पहले तो पूछा सबसे तेज कौन था, मैंने कहा सबसे तेज शोएब अख्तर था। मैंने कहा तेज बॉलर या तेज हाथ घुमाने वाला, तो मैंने कहा नहीं शोएब अख्तर सबसे तेज था। तो मुझे कहता है तो जब अब वो कीपर और फास्ट बॉलर के बीच में जब आप खड़े रहते हो तो आपको क्या लगता है जब तेज बॉलर आता है? मैंने कहा आपकी जिंदगी में दो चीज हो सकती है, आप ऐसे खड़े हुए और आपके पैर हिल रहे क्योंकि इतनी तेज डाल रहा है कहीं छाती वाती में बॉल लगा तो सीधा ऊपर। और दूसरा सोच हो सकता है कि जैसे आप खड़े हुए और वो भागना शुरू किया तो आपके दिमाग में ये चलना जरूरी है, तो लगा क्या होगा, मरेंगे ना, खेलना है। आप देखना 10 में से 9 बार आपके बॉडी में बॉल लगेगा ही नहीं। और अगर आप ऐसे खड़े होकर सोचे ना कि अब तो लगा, वो जरूर लगेगा। तो आगे जाने में ये सोच बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप में मैं हमेशा कहता हूं कि लीडरशिप में पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। एक तो लीडरशिप में सबसे बड़ा चीज होता है टीम बिल्डिंग, क्योंकि आप यहाँ पे इतने लोग हैं और मैं जो क्लास प्लस के मेरे दोस्त हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ यार तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके जो टीचर्स है आपके साथ। सो टीम बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटे से शब्द में आपको कहूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। मुझे यहाँ कहा गया कि अवार्ड्स देने हैं तो आप 20 मिनट में ख़त्म करना। मैंने कहा थोड़ा सा और टाइम दे दो। तो लीडरशिप में मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करना टैलेंट को, कि कौन सा टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा। उसके बाद जब आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, वो फियर ऑफ फेलियर आपके दिमाग से निकालना है, जिसके बारे में आप बोल रहा था कि जब आप खड़े हुए आपके दिमाग में दो सोच होगा और वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का है। आप खड़े हुए आपको लगेगा, दूसरा सोचे कि यार लगेगा तो मरेंगे और क्या होगा, खेलना ही है। ये बहुत जरूरी होता है फियर ऑफ फेलियर। और जब मैं कप्तान बना देश का तो मुझे कहा जाता था कि बहुत यंग खिलाड़ी उस समय आगे बढ़े, हरभजन सिंह हो, जहीर खान हो, वीरेंद्र सहवाग हो, MS धोनी हो, वो देश के लिए आगे खेले। तो सबसे मैंने
एक चीज उनको कहा कि यार तुम डरना मत, तुम फेलियर का बारे में मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं, और जब मैं भी यंग खिलाड़ी होता था तो मेरे दिमाग में ये था कि यार बड़ा प्लेयर बनना है, सक्सेसफुल प्लेयर बनना है, जिंदगी बनना है, सोसाइटी में पहचान बनानी है। तो क्या होता है ना, जब व्हेन यू थिंक ऑफ ऑल दिस यू आल्सो थिंक कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। सबके दिमाग में होता है। जब आप अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू करते हो, इतने इन्वेस्ट करते हो, इतने समय देते हो, आपको लगता है कि यार अगर अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिला तो क्या होगा। तो वो फियर ऑफ फेलियर सबके दिमाग में होता है, और जो लीडर होता है ना वो फियर ऑफ फेलियर निकालता है बाकी के दिमाग से। और मैं जब कैप्टन था तो मेरी सोच ये थी कि जो यंग खिलाड़ी जो आएंगे टीम में, उसको ये नहीं सोचना कि कप्तान क्या सोचता है, वो मीडिया क्या सोचता है, फेल होगा तो क्या होगा। उनके दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि उनका सिर्फ सोच वो रेड और सफेद गेंद जो बॉलर के हाथ से निकालना है उसको कैसे मारना है। मैं वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी की 6 साल 7 साल, वो जब खेलता था जितना खतरनाक था, ग्राउंड के बाहर उससे ज्यादा खतरनाक था। तो जैसा आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुन लिया होगा, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि किस प्रकार सौरव गांगुली ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि जो सबसे मुश्किल दौड़ होता है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपके सामने बॉल आ रही है, और उन्होंने वीडियो में बताया कि या तो वो आपके शरीर को हिट करेगी, या तो डू की स्थिति होगी या फिर डाई की स्थिति होगी, यानी कि एक तरफ आपकी तरफ डू है और दूसरी तरफ है डाई। तो सेम चीज़ें आपकी DFCCIL के एग्ज़ाम में भी आने वाला है। कल जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके सामने भी या तो फिर कुछ करने की स्थिति होगी या फिर डरने की स्थिति होगी। तो आइए हम देखते हैं कि डरने की स्थिति कौन सी होती है और उसको कैसे सामना किया जाए। तो आइए जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग DFCCIL का एग्ज़ाम देने के लिए कल जा रहे हैं, DFCCIL सीबेट के एग्जामिनेशन को देने के लिए जा रहे हैं, तो आपके सामने भी फियर ऑफ फेल्योर की बात की गई थी। यहाँ आपके सामने भी फियर होगा। आप जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, सभी छात्रों के मन में अभी जो आप लोगों ने 5 अप्रैल का एग्ज़ाम दिया था और जो कि कैंसिल हो गया, वहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके आई थी वह था इंटरफेस। और इंटरफेस जो था वो आपका टाइम कंज्यूमिंग था। इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, जहाँ पर कि आपको कई टेस्ट में हॉरिजेंटल मूवमेंट करने पड़ रहे थे। और जैसा कि मैं राज सर अपने स्टूडेंट्स को डे 1 से बता रहा था कि वहाँ पर इंटरफेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हमने टेस्ट भी अपने उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया था जो टाइम टेकिंग हो, बट एज़ पर एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन फिर भी वो टाइम कंज्यूमिंग था और उसका हमारे छात्रों को फ़ायदा भी हुआ। तो एक जो डर है सबसे बड़ा वो है आप लोगों का इंटरफेस को लेकर के, जो टाइम कंज्यूमिंग हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम कंज्यूमिंग है ये सभी के लिए है, ऑल, और आप सभी लोगों के लिए है, कोई स्पेशल किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो आप ऐसा ना समझें कि ये आपको दिक्कत करेगा। हाँ, आप लोगों ने 5 अप्रैल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि आप सभी लोग जो है इसका एक्सपीरियंस ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप जब 29 तारीख को जो एग्ज़ाम के लिए, यानी कि कल जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप अपने आप को माइंड मेकअप कीजिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इंटरफेस को लेकर के होती है वह होता है, आपको जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करने की नीड है वह है आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर तक आप पहुँच पा रहे हैं या नहीं, और इसमें आप कितनी जल्दी पहुँच पा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो इसके लिए सबसे आसान सा तरीका यही है कि आप करेक्ट आंसर तक पहुँचिए और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप स्लाइड कीजिए राइट की और अपना आंसर को मार्क कीजिए, चाहे वो 1 to 10 तक में हो। और जो सबसे मेन दिक्कत आप लोगों को आ रही थी वह था शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में आ रहा था आप लोगों को, तो ये दिक्कत नहीं होगी अगर आप आंसर तक बिल्कुल जल्दी और आसानी से पहुंच जाते हैं। सेकेंड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है टफ क्वेश्चन, और टफ क्वेश्चन भी बेसिकली जो आपका है वह टेस्ट 1 यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट को लेकर के है। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको 35 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि जो 35 क्वेश्चन होते हैं वह सारे के सारे डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस के करीब ही होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और वो भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, वह होता है सेलेक्टिव अप्रोच का करना।
आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 1 से लेकर के 35वें क्वेश्चन तक आप वहां तक पहुंच पाएं, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस और सही सही इजीली कूल एंड काम माइंड से पहुंच सकते हैं। थर्ड जो फियर होता है वह होता है इफ़ नॉट सेलेक्टेड, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो नहीं सेलेक्ट हुआ तो कोई बात नहीं है, आपको अपना बेस्ट देने की ज़रूरत होती है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह ये है कि आप में से कई बच्चे हैं जो सर मेरा रैंक तो जो है 1896 है और मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आप में से मैं कई ग्रुपों में देखता हूं कि बच्चे दूसरों को डिमोरलाइज करते हैं, वो खुद भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो आपको डिमोरलाइज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपको ज़रूरत है अपना बेस्ट देने का। आप अगर साइको टेस्ट पास कर जाते हैं, यानी कि आप अपना सीबेट अगर क्लियर कर लेते हैं, अगर आप पहली कॉल लेटर में नहीं भी आते हैं, स्टिल यू हैव अ चांस कि आपको वेटिंग लिस्ट से कॉल आए। इसीलिए आप अपने वेट लिस्ट को भी ध्यान में रखते हुए कोशिश कीजिए कि आप अपना बेस्ट दें, और इसके लिए ज़रूरी है आपका सीबेट क्लियर करना। तो फुल कॉन्फिडेंस और मोराल के साथ आपको यहाँ जाना है। एक और पॉइंट जो आता है, जो फियर है आप लोगों के बीच में कि नॉट प्रिपेयर्ड वेल, आपने अच्छी तरह से इसकी तैयारी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक ये फेयर होता है कि आपने इसकी तैयारी अच्छे से नहीं की है। मैं मानता हूं कि आप में से कम नहीं तो 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन 30% बच्चे ही ऐसे होंगे जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। अगर मान के चलिए आप में से किसी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं भी है, तो आपको कोशिश यही करना है कि आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दें, और उसको बेस्ट देने का तरीका क्या होगा मैं आपको अगली स्लाइड में बता रहा हूँ। तो इसका जो सॉल्यूशन है, आपकी जितने भी फियर हैं उसका जो सॉल्यूशन है वो है कि आप स्टे कूल एंड काम रहें, यानी कि आप अपने आप को शांत और स्थिर रखें, अपने दिमाग को। जो भी आपको ब्रेक टाइम भी मिलता है उसमें आप जितना ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं वो रिलैक्स अपने आप को कीजिए, और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। और साथ है बिलीव ऑन योर सेल्फ, यानी खुद पे विश्वास कीजिए, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की है। एज आई नो कि आप सभी लोगों ने केवल एक किसी इंस्टीट्यूशन या कंपनी के बेस पे नहीं रहे हैं, आप लोगों ने कम से कम 4 से 5 जगह से तैयारियां की है, टेस्ट सीरीज लगाए हैं, टेक्स्ट बुक हो या अन्य किसी भी सोर्स हो, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट हो या कोई भी। तो आप लोगों ने इतनी तैयारी कर ली है कि आप अपना बेहतर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बिलीव, यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको साइको टेस्ट पास करने में सबसे ज़्यादा मददगार होगी, वो है आपका सेलेक्टिव अप्रोच। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, टेस्ट 1, वहाँ पे 35 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो बीच में ही आपको मिलेंगे या शुरुआत में ही मिलेंगे। तो बच्चे वहाँ पर अपना टाइम किल कर देते हैं, तो आपको वहाँ पर टाइम अपना किल करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्किप करें उस क्वेश्चंस को जो जो ज़्यादा आपको मुश्किल लग रहा है आंसर करने में, और कोशिश कीजिए कि आप 35वें क्वेश्चन तक आप वहाँ तक जाएं। अगर आप 35वें क्वेश्चन तक जाते हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपका स्कोर जो है वह मिनिमम 28 प्लस तो होगा ही होगा, और इसमें चांसेस होंगे कि आप सही के सही करेंगे। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है इंश्योर एक्यूरेसी। आप में से कई लोगों को कई यूट्यूब चैनल्स या कई लोग बताते होंगे कि एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैं डे वन से स्टिक रहता हूं कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% रहनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से मैं बताता हूँ। एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस 100% की बात क्यों की जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि आपका एक टेस्ट है और इसको कहते हैं टेस्ट 2, और टेस्ट 2 जो है वो है ऐड ऑफ ऑड नंबर्स का, ऐड ऑफ ऑड नंबर्स। और ये ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं, और इसमें से अमूमन जो बच्चे होते हैं वो 28 से 30 के करीब, मोस्टली जो है 30 के 30 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने वालों की संख्या मान के चलिए वो 60% एंड अबव होती है। उसके बाद जो होते हैं वो कोई 29 करेंगे, कोई 28 करेंगे, बट ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि इससे नीचे करे, और इससे नीचे करने वालों की संख्या कम होगी। तो जैसे ही यहाँ पर जो भी टी स्कोर क्रिएट होता है आपका, जो भी टी स्कोर आपका क्रिएट होता है उसमें 3 फैक्टर्स काम करते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका मीन वैल्यू, सेकेंड वन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और थर्ड वन जो टी स्कोर जो है उसका अपना फॉर्मूला अपना होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना
कम होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही चांसेस ये होता है कि आपका टी स्कोर, जितना आप इससे दूर जाएंगे तो आपका टी स्कोर जो है वो नीचे चला जाएगा। यानी कि अगर 30 बच्चे करने वाले हैं और उसमें से कोई बच्चा, मैक्सिमम बच्चे 30 करने वाले और उसमें से कोई 29 या 28 करता है, तो एक क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 10% के करीब होती है या 10 मार्क्स के बराबर होती है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि एक क्वेश्चन भी आपको कर लेगा अगर आपने उसको गलत अटेम्प्ट किया है। यानी एक बच्चा है जिसने 30 में से 30 आउट ऑफ 30 सही किए हैं, वहीं दूसरा बच्चा है जिसने कि 30 आउट ऑफ 28 सही किए हैं। अगर इसने ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को भी 2 और सही कर लिए होते तो इसका टी स्कोर डेफिनेटली ऊपर जाता और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको मैंने कई बार अपने क्लास में भी दिखाया है कि किस प्रकार एक नंबर के कारण 10 से 12 मार्क्स यानी कि टी स्कोर का वेरिएशन होता है। तो जो भी लोग इस चीज़ को गंभीरता से समझ रहे होंगे तो वो डेफिनेटली अपने एक्यूरेसी को ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम 100% के लिए जाएं। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गिव योर बेस्ट, आप अपने एंड से अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। आपको लो कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट हैव टू बी पैनिक और एनीथिंग एल्स। बहुत ही आसान से आप सारे टेस्ट को कर पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताऊं आपको, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, कि आप पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन को, जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा उसके क्वेश्चंस को आपको सीरियसली लेना है। सीरियसली लेंगे तो आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे यूट्यूब टीचर्स से लेकर के बहुत सारी जगह पे आपको पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि इसमें से कोई भी उत्तर जो है वो गलत नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। आपको सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना चाहिए। सूटेबिलिटी को आपको इंश्योर करना है। हर क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। 35 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 12 मिनट का समय होता है और अगर आप 6 मिनट में क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको कोई बड़ी उपाधि मिलने नहीं जा रही है। आप पूरे 12 मिनट का उपयोग कीजिए और उसके बाद अपने उत्तर को सही प्रकार जांचें पढ़ के और फिर आप उस सूटेबिलिटी को इंश्योर करते हुए उत्तर को मार्क करें। तो यही मेरा आप लोगों को कहना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपना बेस्ट दे करके आएंगे। और इस वीडियो के लिए खास करके जो सौरभ गांगुली दादा ने हमें बताया है आज के वीडियो में कि फियर ऑफ फेल्योर को कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए जो भी दिया है उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट क्लास प्लस एंड मेंटोर दादा सौरभ गांगुली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आप सभी DFCCIL सीबेट के सारे एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आपका जो सीबेट का एग्जामिनेशन है कल के लिए, आराम से कूल एंड काम होकर के दीजिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी कही हुई बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका पास होना भी तय है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।